परिवर्तन सत्य है और शाश्वत भी। ये अपने साथ आशंकाओं और संभावनाओं की बयार लेकर आता है। ये पंक्ति आज के दिन जर्मनी पर सटीक बैठती है। यहाँ 26 सितंबर को लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। वोटिंग के कुछ घंटे बाद ही परिणाम सामने आ गया। लगातार 16 सालों से सत्ता पर काबिज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU इस बार के चुनाव में दूसरे नंबर पर छूट गई है। इस नतीजे की बड़ी वजह एंजेला मर्केल भी हैं। मर्केल ने इस दफा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। भले ही चुनाव का रिजल्ट लगभग साफ हो गया हो, लेकिन सरकार बनने में हफ्तों या फिर महीनों का समय लग सकता है। 2013 में नतीजों के 3 महीने बाद सरकार बनी थी। 2017 में ये गैप बढ़कर 6 महीने हो गया था। इस बार इंतजार बढ़ता है या घटता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज हम जानेंगे जर्मनी में चुनाव कैसे होते हैं, वहां नई सरकार कैसे चुनी जाती है, एंजेला मर्केल के फैसले ने चुनाव पर क्या असर डाला है और जर्मन चुनाव के नतीजों का यूरोपियन यूनियन और बाकी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। साल 1989, तारीख 9 नवंबर। बर्लिन शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाली दीवार गिराई जा रही थी। इसके साथ ही सोवियत संघ का तिलिस्म भी टूट रहा था। ईस्ट जर्मनी में एक महिला अपने दोस्त के साथ सौना बात के लिए निकली। ये उसका हर गुरुवार का रूटीन था। घर से निकलते ही उसे दीवार के गिरने की खबर मिल चुकी थी। पहले उसने अपना रूटीन पूरा किया, फिर वो बर्लिन वॉल तक पहुंच गई। उसने भारी भीड़ के बीच से दीवार पार किया और दूसरी तरफ जाकर एक बियर की बोतल खरीदी। उस बोतल पर वेस्टर्न ब्लॉक की किसी कंपनी का लेबल चिपका था। यह लेबल उसकी आजादी का सबूत था, जो उसे तय समय से करीब 25 बरस पहले मिल चुकी थी। ये विवरण थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको सुलझा देते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। इन हिस्सों पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ का कब्जा हुआ। फिर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना हिस्सा मिलाकर एक कर लिया। इसे कहा गया वेस्ट जर्मनी। जो हिस्सा सोवियत संघ के पास था उसे ईस्ट जर्मनी कहा गया। बाद में ईस्ट जर्मनी की सत्ता स्थानीय नेताओं को ट्रांसफर की गई। हालांकि सोवियत सेना और कम्युनिस्ट सिस्टम लंबे समय तक वहां मौजूद रहा। ये समझिए कि ईस्ट जर्मनी सोवियत संघ की छत्रछाया में ही चल रहा था। जुलाई 1954 में वेस्ट जर्मनी के हैम्बर्ग में एक बच्ची पैदा हुई। माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा एंजेला। जब वो 3 साल की हुई तो उसके पिता को ईस्ट जर्मनी के एक चर्च में पादरी की नौकरी मिल गई। जिस दौर में लोग नए अवसरों की तलाश में ईस्ट से वेस्ट का रुख कर रहे थे, एंजेला के पिता ने उल्टी दिशा पकड़ी। उस समय तक लोग एक से दूसरे इलाके में आसानी से आ जा सकते थे। अगस्त 1961 में अचानक से सब बदल गया। राजधानी बर्लिन के बीच रातों रात दीवार खड़ी हो चुकी थी। वहां सैनिकों की गश्ती बढ़ गई। वॉच टावर्स तैयार हो गए। जो लोग दीवार फांदकर वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करते, उन्हें गोली मार दी जाती। जब बर्लिन वॉल का निर्माण हो रहा था, उस समय एंजेला मात्र 7 साल की थी। उसकी दुनिया ईस्ट जर्मनी के खुप कमरे तक महदूद हो गई। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके सपनों का दायरा भी बढ़ा। उसे अमेरिका जाना था, लेकिन ईस्ट जर्मन कानून उसे ऐसा करने से रोक रहा था। वो नियम क्या था? ईस्ट जर्मनी 60 साल से ऊपर के लोगों को ही पश्चिम देशों तक जाने की इजाजत देता था। एंजेला को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना था। उसने इसी बंद दुनिया को अपनी नियति मान लिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बर्लिन वॉल के गिरने के बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। समूचा जर्मनी अब एक था और आजाद भी। कुछ सालों के बाद एंजेला इसी आजाद मुल्क ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक होने वाली थी। ये कहानी एंजेला मर्केल की है। वो लगातार 16 सालों तक जर्मनी की चांसलर रही। जर्मनी में चांसलर सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति का पद सेरेमोनियल यानी कि सांकेतिक है। असली शक्ति चांसलर के पास ही होती है। जब 2005 में पहली बार एंजेला मर्केल का नाम इस पद के लिए चर्चा में आया, तब उनकी पार्टी के भीतर के रूढ़िवादी हंसते थे। उन्हें ये मजाक लगता था। इससे ज्यादा उनकी आशंका इस बात पर थी कि क्या एक महिला जर्मनी को संभाल पाएगी। 16 बरस बाद की स्थिति भी जान लीजिए। एंजेला मर्केल ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। इसके चलते उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर खिसक गई है। उनका सत्ता से बाहर होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन में जर्मनी का प्रभुत्व भी घटने की आशंका है।
कहा जा रहा है कि मर्केल के जाने से एक राजनीतिक युग का अंत हो जाएगा। इसे एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, क्या कोई नेता उनकी जगह को भर पाएगा? इस वैक्यूम की वजह क्या है? 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उस समय चांसलर थे हेलमट कोल। उन्होंने अपनी कैबिनेट में एंजेला मर्केल को जगह दी। मर्केल को यूथ एंड वुमेन अफेयर्स मिनिस्ट्री मिल गई थी। सत्ता के गलियारों में चर्चा चलती थी कि मर्केल कोल के बिना कुछ भी नहीं है। एक बार कोल बीत गए तो एंजेला मर्केल गायब हो जाएंगी। उन्होंने इस दावे को गलत साबित किया। साल 2005 में उन्होंने चुनाव जीता और फिर सीडीयू के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। 3 साल बाद ही उनके पॉलिटिकल करियर का बड़ा इम्तिहान हुआ। 2008 में आर्थिक मंदी ने अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। ऐसे दौर में मर्केल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनका पैसा डूबने नहीं देगी। उन्होंने जर्मनी को वैश्विक मंदी के दौर से सुरक्षित निकाल दिया था। 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इस दौरान भी उन्होंने रूस और यूक्रेन से बातचीत की। जानकार बताते हैं कि धैर्य मर्केल की सबसे बड़ी ताकत है। वो किसी भी बड़े मसले को बातचीत की मेज पर बैठकर सुलझा सकती हैं, चाहे इस काम में कितना ही समय क्यों न लगे। उन्होंने यही तरीका रूस और चीन के साथ भी अपनाया है। इसके बाद 2015 में प्रवासी संकट आया। मध्य पूर्व से प्रवासियों और शरणार्थियों का रेला यूरोप की तरफ आया। जर्मनी ने अपनी सीमाएं बंद करने से मना कर दिया। इसके चलते उन्हें यूरोपियन यूनियन में तो विरोध झेलना ही पड़ा। अपनी पार्टी के भीतर भी लोग उनके खिलाफ हो गए। इसके बावजूद वो अपने फैसले पर अडिग रहीं। उन्होंने साफ किया कि अगर संकट के समय हमें विकल्प चुनना पड़े तो ये हमारा देश नहीं हो सकता। वो आज भी अपने बयान पर अटल हैं। उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। 2018 के क्षेत्रीय चुनावों में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की करारी हार हुई। अक्टूबर 2018 में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई कि उनके बाद कौन। मर्केल ने 16 सालों में अपनी वो छवि कायम की है कि जर्मनी और उसके इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स मुंह बाए खड़ी है। उन्हें यूरोपियन यूनियन का डिफैक्टो लीडर कहा जाता है। चुनाव से ठीक पहले उनकी अप्रूवल रेटिंग यूरोप के नेताओं के बीच सबसे ज्यादा थी। उनके नेतृत्व वाला जर्मनी बड़े वैश्विक विवादों का मध्यस्थ था। मर्केल के बाद क्या यथास्थिति बरकरार रहेगी? इस सवाल का जवाब आना बाकी है। फिलहाल जो आया है वो है चुनावों का रिजल्ट। नतीजे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लगातार 16 सालों तक शासन चलाने वाली सीडीयू का सत्ता से बाहर जाना तय है। सेंटर लेफ्ट विचारधारा वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी यानी एसपीडी ने सबसे ज्यादा यानी कि 25.7% वोट हासिल किए हैं। उन्हें सीडीयू से 1.6% अधिक वोट मिले हैं। अब बताते हैं कि जर्मन चुनाव का प्रोसेस क्या है। जर्मनी की संसद में 2 सदन हैं। जनता के द्वारा चुना जाने वाला सदन बुंडेस्टाग और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला बुंडेसहाट। आज बात बुंडेस्टाग की। आमतौर पर इसमें सदस्यों की संख्या 598 होती है, लेकिन समय समय पर इसमें सीटें बढ़ाई जाती रही हैं। 2017 में बुंडेस्टाग में 111 सीटें जोड़ी गई थीं। इस साल इसे बढ़ाकर 135 कर दिया गया है। मतलब ये कि बुंडेस्टाग में इस बार 735 सदस्य बैठेंगे। अब बताते हैं कि जर्मनी में वोट कैसे डाले जाते हैं। 18 या 18 साल से अधिक उम्र का हर नागरिक वोटिंग में हिस्सा लेने का हकदार होता है। हर एक वोटर के पास 2 वोट होते हैं। एक वोट कैंडिडेट के पर्चे पर, जबकि दूसरा वोट पार्टी वाले पर्चे पर डाला जाता है। ये जरूरी नहीं कि जिस पार्टी का कैंडिडेट पसंद आए वो पार्टी भी पसंद हो। यानी आप पहला वोट एक पार्टी के कैंडिडेट को और दूसरा वोट किसी अलग पार्टी को दे सकते हैं। उम्मीदवारों वाले वोट में क्या होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाए उस कैंडिडेट की जीत हो जाती है। पार्टी वाले वोट का क्या हिसाब है? उसमें पूरे देश में पार्टी को मिले वोट का अनुपात निकाला जाता है। उसी अनुपात में सीटों का बंटवारा किया जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी पार्टी को 5% से कम वोट मिले तो उसे गिनती से बाहर कर दिया जाता है। मतलब ये कि पास होने के लिए 5% वोट जरूरी है, वरना उसके उम्मीदवार संसद में नहीं बैठ सकते। अब चांसलर कब चुना जाता है? जब सरकार बन जाए। तो सरकार कब बनेगी? जब कोई गठबंधन बहुमत जुटा ले। बहुत कम संभावना होती है कि कोई पार्टी अकेले दम पर बहुमत हासिल कर पाए। इस बार के चुनाव में भी स्थिति वैसी ही है। सोशल डेमोक्रेट्स बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें सबसे पहले मौका मिलेगा। अब लंबा मान मनोबल चलेगा। विचारधारा के आधार पर योग्य सहयोगियों की तलाश की जाएगी, फिर समझौते होंगे। 2015 के प्रवासी संकट के बाद से जर्मनी में जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। ऐसे में गठबंधन बनाना इतना आसान नहीं होगा।
जानकारों का कहना है कि सरकार बनने में कम से कम दिसंबर तक का टाइम तो लगेगा ही। अगर एसपीडी सरकार बनाने में नाकाम रही तब सीडीयू को मौका मिलेगा। इस समय एसपीडी के ओलाफ सोज चांसलर पद की दावेदारी में सबसे ऊपर चल रहे हैं। वो फिलहाल वाइस चांसलर और वित्त मंत्री के पद पर हैं। जब तक नया चांसलर चुना नहीं जाता तब तक एंजेला मर्केल कुर्सी पर बनी रहेंगी। जर्मनी अगले बरस जनवरी में ताकतवर G7 देशों का अध्यक्ष बनने जा रहा है। नई सरकार के लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली है। उन्हें कोरोना के बाद की अर्थव्यवस्था, क्लाइमेट चेंज, सोशल वेलफेयर, नाटो और यूरोपियन यूनियन के मुद्दे पर उन्हें अहम फैसले लेने होंगे। एंजेला मर्केल की उदार विरासत को वो कैसे संभाल पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। जर्मनी का चैप्टर यहाँ पर बंद करते हैं। अब चलते हैं पड़ोसी देश चीन की तरफ। पिछले कुछ दिनों से ऑकस डील चर्चा में है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच की ये डील चीन की चुनौती को टक्कर देने के लिए लाई गई है। ऑकस के तहत पहला बड़ा समझौता न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर हुआ है। इस काम में अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। इस डील के लिए इन देशों ने अपने बड़े सहयोगी फ्रांस को धोखा भी दिया। फ्रांस ने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप तक लगाया। ऑकस के देशों ने लांछनों को चुपचाप सह लिया। उन्होंने कह दिया कि हम बात करेंगे। असल में चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने इस मनमुटाव की हैसियत कम थी। ऑकस डील के टाइम बात चली कि ये डील चीन को कंट्रोल में रखने के काम आएगी। ऑस्ट्रेलिया और चीन लंबे समय से एक दूसरे के करीबी रहे हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाजार है। दोनों देशों के बीच अरबों खरबों का व्यापार होता है। चीन के हजारों स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। हुबेई अफगानिस्तान वॉर, कोरोना के ओरिजिन को लेकर दोनों देशों में जुबानी झगड़ा हुआ और रिश्ते बिगड़ते चले गए। हालात यहाँ तक बिगड़े कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के ऊपर अमेरिका को अपना करीबी बना लिया। कहा गया कि अमेरिका ने चीन से एक बड़ा मोर्चा जीत लिया है। अब चीन ने दूसरे मोर्चे पर अमेरिका को पटक दिया है। ये मोर्चा कैदियों की अदला बदली से जुड़ा है। हुबेई के फाउंडर की बेटी और कंपनी की डेप्यूटी चेयरमैन मेंग वांगशू को 2018 में कनाडा में हिरासत में लिया गया था। ये गिरफ्तारी अमेरिकी वारंट पर की गई थी। मेंग को अमेरिका में प्रत्यर्पित करने की मांग चल रही थी। 25 सितंबर को अचानक से कनाडा ने मेंग को रिहा कर चीन भेजने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के मिनटों बाद पता चला कि चीन की जेल में बंद 2 कनाडाई नागरिकों को भी रिहा कर दिया गया है। चीन और कनाडा डिप्लोमेटिक चाशनी में घुली सफाई दे रहे हैं। अब सवाल ये कि इस दिलचस्प संयोग की पूरी कहानी क्या है। अगर डील चीन और कनाडा के बीच हुई तो इस घटनाक्रम में अमेरिका का नाम क्यों आ रहा है और क्या इससे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कमजोर साबित हुए हैं, सब एक एक कर जानते हैं। अगस्त 2018 की बात है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने हुबेई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO मेंग वांगशू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। मेंग पर आरोप था कि उन्होंने ईरान की गुप्त कंपनी स्काईकॉम से हुबेई के रिश्ते की जानकारी HSBC से छिपाई। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा था। इससे बैंक की साख को खतरा था। वारंट जारी होने के 3 महीने बाद कनाडा में वैंकूवर शहर के एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। चीन ने इसका विरोध किया। 6 दिसंबर को कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो मीडिया के सामने आए। उन्होंने बयान दिया कि मेंग की गिरफ्तारी में सरकार का कोई हाथ नहीं है। कनाडा की न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो अपने हिसाब से US के आग्रह पर फैसला सुनाएगी। इस पर चीन और गुस्सा हो गया। उसने धमकी दी कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। धमकी के 2 दिन बाद चीन ने 2 कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। माइकल कोवरिग एक समय डिप्लोमेट थे और माइकल स्पेवोर बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। ये कनाडा का दावा है। चीन ने दोनों माइकल को जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया था। इसके बाद जनवरी 2019 में चीन की एक अदालत ने रॉबर्ट सेलनबर्ग नाम के एक कनाडाई नागरिक को मौत की सजा सुनाई। उसे 2014 में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में अरेस्ट किया गया था। अदालत के इस फैसले को चीन और कनाडा के बीच के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा था। चीन और कनाडा ने अपने अपने नागरिकों को एक दूसरे के देश में जाने के लिए चेतावनी जारी कर दी। फिर दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर भी तनाव बढ़ा। गिरफ्तारी के 18 महीने बाद कोवरिग और स्पेवोर पर चार्जेस लगाए गए। अगस्त 2021 में स्पेवोर को 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कोवरिग के मुकदमे का फैसला अभी तक नहीं आया है। फिर आई 24 सितंबर 2021 की तारीख। मेंग और US जस्टिस डिपार्टमेंट के बीच एक समझौता हुआ। अगर मेंग अगले दिसंबर तक समझौते की शर्तों का पालन करती हैं तो उनके ऊपर से सभी चार्जेस हटा लिए जाएंगे। समझौते के कुछ देर बाद वैंकूवर की एक अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया।
अदालती आदेश के तुरंत बाद मेंग ने चीन के लिए फ्लाइट पकड़ ली। मेंग के निकलने के कुछ समय बाद पीएम ट्रूडो ने बताया कि माइकल कोवरिग और माइकल स्पेवोर के प्लेन ने चीनी एयर स्पेस को छोड़ दिया है। कुछ ही घंटे बाद वे दोनों हमारे बीच होंगे। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। किसी को इस डील की कानो कान खबर नहीं लगी। चीन का कहना है कि उसने दोनों माइकल को मेडिकल कारणों से रिहा किया है। कनाडा ने अपनी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से मिनटों के भीतर दोनों तरफ से रिहाई की खबर आई, उसने सबको हैरान कर दिया। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन से जुड़ी है। 7 सितंबर 2021 को तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान किया था। इसके बाद से उसके अजीबोगरीब फरमान जारी हो रहे हैं। ताज़ा आदेश हजामत से जुड़ा है। तालिबान ने हेलमंड प्रांत में दाढ़ी काटने पर बैन लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काबुल में भी कुछ सेलों की दुकानों पर इसी तरह की चेतावनी दी गई है। फरमान ना मानने पर सख्त सजा का प्रावधान है। इसकी व्याख्या तालिबान के पास सुरक्षित है। अफगानिस्तान में सख्त सजा का मतलब क्या होगा, इसकी एक बानगी 25 सितंबर को दिखी। हेरात प्रांत में अपहरण के 4 आरोपियों को तालिबान ने गोली मार दी। उसके बाद उनकी लाश को सिटी सेंटर में क्रेन से टांग दिया। इससे पहले जेल मामलों के इंचार्ज ने पुराना बर्बर शासन लौटने का दावा किया था। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से तालिबान हितकारी सरकार चलाने की बात कर रहा है। उसने वादा भी किया कि पिछले शासन वाली गलतियां इस बार दोहराई नहीं जाएंगी। इसी के आधार पर पाकिस्तान हर वैश्विक मंच पर तालिबान की वकालत कर रहा है। दावों और वादों से उलट जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो यही साबित करता है कि वंस अ डेविल ऑलवेज अ डेविल। दूसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। 1 नवंबर से स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज पर समिट होने वाला है। ये 12 दिनों तक चलेगा। इस समिट में लगभग 200 देशों के राजनेता ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाने के लिए अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रतिष्ठित एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर ये मौका चूके तो दुनिया तेजी से विनाश की तरफ बढ़ जाएगी। इस समिट में ऑस्ट्रेलिया का शामिल होना बेहद जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया कोयले और गैस के सबसे बड़े उत्पादकों की लिस्ट में एक है। वो कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट चेंज के नतीजों को भी भुगत रहा है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से कहता रहा है कि जब तक कोयले और गैस की मांग रहेगी तब तक वो उनका उत्पादन करता रहेगा। पिछले कई सालों से यहाँ फ्लैश फ्लड और बुशफायर की घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे में वो बड़ा फैक्टर साबित होता, लेकिन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इस समिट में हिस्सा लेने के इच्छुक नजर नहीं आते। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन को दिए एक इंटरव्यू में मॉरिसन ने कहा कि ये बोझ की तरह है, मेरे पास यहाँ अधिक जरूरी काम है। कोविड-19 से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को खोलने पर भी ध्यान देना है। अगर मॉरिसन ग्लासगो नहीं गए तो उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधिमंडल समिट में हिस्सा लेगा। हालांकि इससे ये संदेश तो जाएगा ही कि ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट चेंज को लेकर गंभीर नहीं है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड ने अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने का ऐलान किया है। ये फैसला एक जनमत संग्रह में लिया गया। वोटिंग में शामिल 64% से अधिक लोगों ने प्रस्ताव पर हाँ की मुहर लगा दी। न्याय मंत्री केरिन केलर-सटर ने बताया कि अगले साल 1 जुलाई से समलैंगिक शादियों का कानून अस्तित्व में आ जाएगा। फिलहाल वहां समलैंगिक जोड़े सिविल पार्टनरशिप के लिए रजिस्टर करा सकते थे, हालांकि उन्हें वैवाहिक जोड़ों की तरह के अधिकार नहीं मिले हुए थे। कानून में संशोधन के बाद समलैंगिक जोड़ों को भी वही अधिकार मिल जाएंगे। स्विट्जरलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दुनिया का 30वां देश बन गया है। पहला देश डेनमार्क था। उसने 1 अक्टूबर 1989 को अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को कानूनी बना दिया था। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।